नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजवीर सैनी और आप सभी का अपने YouTube चैनल दी ट्रायल कोर्ट लॉयर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉग्निजेंस के बारे में और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कॉग्निजेंस को किस चैप्टर में डिफाइन किया गया है और इसकी क्रिमिनल प्रैक्टिस में कितनी इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 14 में कॉग्निजेंस को डिफाइन किया गया है और यह सेक्शन 190 से 199 तक जो सेक्शंस हैं वो सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉग्निजेंस के बारे में हमें बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट। उसको सेक्शन 190 के अंदर डिफाइन किया गया है। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि कॉग्निजेंस वर्ड को सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है। इसके लिए हम डिक्शनरी की डेफिनेशन लेते हैं जिसका मतलब है टू टेक नोटिस ऑफ, और साधारण भाषा में इसका मतलब है कि संज्ञान में लेना। और जब भी कोर्ट ऑफेंस के किसी भी ऑफेंस के ऊपर कॉग्निजेंस लेता है, इसका मतलब किसी भी ऑफेंस के ऊपर जब कोर्ट नोटिस लेता है, उसके कोर्ट के नॉलेज में वो चीज़ें आती हैं, कोर्ट उस पर कंसिडरेशन करता है और उसके बाद कोर्ट उस केस में प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देता है। ये तकरीबन कॉग्निजेंस का प्रोसीजर है। इससे कई टेक्निकल चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 190 सीआरपीसी के अंदर कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट का के बारे में बताया गया है और वो हम बताते हैं कि एक मैजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंस पर कॉग्निजेंस कितने प्रकार से ले सकता है। फर्स्ट, पुलिस रिपोर्ट। जब भी कोई पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल होती है तो उसके ऊपर फिर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। और दूसरा तरीका है जब किसी ऑफेंस की कंप्लेंट कोर्ट में फाइल होती है एज ए कंप्लेंट केस, तब मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस लेता है। और तीसरा तरीका किसी भी ऑफेंस के ऊपर कॉग्निजेंस लेने का है वो है मैजिस्ट्रेट द्वारा ऑन इट्स ओन। जब कोई ऑफेंस किसी मैजिस्ट्रेट के संज्ञान में अपने आप आता है तब भी ऐसे ऑफेंस के ऊपर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेकर उसके ऊपर फिर उन अपराधियों के खिलाफ केस चला सकता है। ये 190 सीआरपीसी के अंदर कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट के बारे में वर्णन किया गया है। अब इसके अलावा सेशन कोर्ट किसी ऑफेंस के ऊपर कॉग्निजेंस कैसे लेता है, ये सेक्शन 193 सीआरपीसी के अंदर डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 193 कहता है कि ए कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी ऑफेंस के अंदर तब तक कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक वो ऑफेंस किसी मैजिस्ट्रेट के द्वारा सेशन कोर्ट में कमिट ना किया गया हो। तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट ऑफ सेशन उन्हीं केसेस के अंदर कॉग्निजेंस लेता है जिन केसेस को मैजिस्ट्रेट कोर्ट सेशन कोर्ट में कमिट करते हैं अंडर सेक्शन 209 सीआरपीसी। तो क्या इसका मतलब है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट किसी ऑफेंस के ऊपर कॉग्निजेंस नहीं ले सकता? ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे एक्ट हैं जिसके अंदर सेशन कोर्ट को पावर दी गई है कि उन केसेस के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, जैसा कि हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के केसेस हैं, उनमें कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। और इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट के जो केसेस हैं उनके अंदर कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। और जो पोक्सो एक्ट है इसके अंदर भी कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। तो ये मैंने बताया कि कोर्ट ऑफ सेक्शन सेक्शन 193 के तहत कॉग्निजेंस किसी भी केस में लेती हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा जो सेक्शन है 195 सीआरपीसी, जो 195 सीआरपीसी के अंदर स्पेसिफिक ऑफेंस के अंदर कैसे कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा उसके बारे में बताया गया है कि जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी और ऑफेंसेस इफेक्टिंग द जस्टिस सिस्टम, ये सभी चीज़ें जो ऑफेंसेस इसके अंदर आईपीसी के जो सेक्शंस हैं जो इनके अंदर आते हैं उनके अंदर फिर स्पेशली उन जिन ऑफिसर्स को कोई अगर झूठी कंप्लेंट की गई है या किसी कोर्ट में अगर कोई फॉल्स एविडेंस टेंडर की जाती है तो फिर ऐसे में
कंप्लेंट वो कोर्ट ही करता है, उसका क्या प्रोसीजर है वो सभी बताया गया है। और कोर्ट ऐसे ऑफेंसेस पर कॉग्निजेंस कोर्ट का लेने का अधिकार तभी है जब वो कंप्लेंट प्रॉपर उस अथॉरिटी के द्वारा की गई है। 195 सीआरपीसी बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है कॉग्निजेंस के बारे में, और इससे बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो इसकी टेक्निकलिटीज़ के कारण ही जिनमें फिर एक्यूज्ड डिस्चार्ज हो जाता है। क्रिमिनल प्रैक्टिस के लिए 195 सीआरपीसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने भी बहुत से केसों के अंदर 195 सीआरपीसी की जो टेक्निकलिटीज़ है इसके अंदर उसका मैंने बेनिफिट लिया है। जैसे कि 182 आईपीसी सेक्शन है जिसके अंदर अगर हम कोई भी फॉल्स कंप्लेंट किसी पुलिस ऑफिसर को देते हैं और बाद में वो पुलिस ऑफिसर पाता है कि कंप्लेंट फॉल्स थी, तो उसके बाद फिर पुलिस ऑफिसर उस ऐसे केस के अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने कंप्लेंट दी है 182 आईपीसी के तहत केस फाइल कोर्ट में कर सकता है। इसकी टेक्निकलिटीज़ ये है कि ये केस जिस अथॉरिटी को, जिस ऑफिसर्स को वो कंप्लेंट की जाती है वही कॉम्पिटेंट अधिकारी होता है उस केस में कंप्लेंट फाइल करने का। अगर वो कंप्लेंट किसी दूसरे अधिकारी के द्वारा फाइल की गई है तो फिर वो कंप्लेंट पे कोर्ट कॉग्निजेंस ले नहीं सकता। इसमें 195 सीआरपीसी की बार एप्लीकेबल होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई कंप्लेंट एसपी को दी है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, और उसके बाद वो कंप्लेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस किसी पुलिस स्टेशन में मार्क कर देते हैं और उसके बाद उस कंप्लेंट में इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन में कोई एसएचओ या कोई सबॉर्डिनेट अधिकारी करता है, तो क्या ऐसे केस में वो पुलिस स्टेशन की जो अधिकारी हैं वो मेरे ऊपर 182 आईपीसी का जो चार्ज है वो लगा सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में मैं बताना चाहता हूं कि क्यों नहीं, क्योंकि मैंने कंप्लेंट जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दी थी, ओनली सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज ए competent officer to file the complaint in that cases, not the station house officer, where which the complaint was sent by the superintendent of police। जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने जहां पर कंप्लेंट भेजी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो अधिकारी उसमें 182 की कंप्लेंट फाइल करने के लिए कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया। सिमिलरली जो एविडेंस, फॉल्स एविडेंस के केसेस होते हैं 193, 195, 196 जो आईपीसी, उन केसेस के अंदर भी फिर जैसे कोई कंप्लेंट जिस कोर्ट जैसे कोई एविडेंस जिस कोर्ट में दी जाती है उस वही कोर्ट कंपेटेंट कोर्ट होती है उस केस में कंप्लेंट फाइल करने का। अगर उस कोर्ट ने खुद कंप्लेंट नहीं की तो कंप्लेंट उसकी डायरेक्शन पे भी फाइल हो सकती है, लेकिन अगर ये अधिकारियों ने उसमें कंप्लेंट फाइल नहीं की तो ऐसी कंप्लेंट में फिर कोर्ट कॉग्निजेंस उन ऑफेंसेस पे नहीं ले सकता। ये बड़ा ही एक इसमें टेक्निकल सेक्शन है। इसकी टेक्निकलिटीज़ को क्रिमिनल प्रैक्टिशनर को अच्छे से इसको पढ़ के, प्रेसिडेंट्स को जानकर और फिर इसको समझना चाहिए। ये प्रैक्टिस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला सेक्शन है और डिफेंस लॉयर्स के लिए बहुत लाभ वाला सेक्शन है। इसके लिए मैं एक और इम्पोर्टेंट इससे जुड़ा एक तथ्य आपको बताता हूँ। 19 सीआरपीसी का जो इसमें एविडेंस के बारे में है कि अगर अभी प्रेसिडेंट्री लॉ है इसके बारे में विच इज़ सेटल्ड बाय द हॉनरेबल अपेक्स कोर्ट, कि अगर एविडेंस फर्स्टली फैब्रिकेटेड and then tendered in the court subsequently, in that situation either the provision of 195 CRPC is applicable or not। यदि किसी व्यक्ति ने, मान लो मैंने कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस लाइक विल, मैंने कोई विल को फैब्रिकेट किया, उसके बाद उस विल को मैंने कोर्ट में एज अपनी एविडेंस में टेंडर कर दिया, तो क्या ऐसी सिचुएशन में 195 सीआरपीसी के प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे? क्या ऐसी स्थिति में कोई प्राइवेट व्यक्ति कंप्लेंट डाल सकता है या फिर कोर्ट ही इसमें कंप्लेंट डालेगा? तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में एग्रीव्ड पर्सन
can also file a complaint of forgery against the person who had filed a false will in the court। यहाँ पर क्योंकि अभी लॉ ये सेटल हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट कस्टोडिया लेजिस हैं, अगर कोई उनको फैब्रिकेट करता है, उन्हीं सिचुएशन के अंदर फिर कोर्ट को कंप्लेंट फाइल करनी होती है, ना कि कोई एविडेंस जो आउट ऑफ द कोर्ट फैब्रिकेट की गई है और उसके बाद वो कोर्ट में टेंडर की गई है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट कंप्लेनेंट भी अपनी कंप्लेंट ऑफ फोर्जरी की डाल सकता है और उसमें 195 CRPC के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते। तो ये एक बड़ा ही टेक्निकल इशू है जो मैंने डिफ़ाइन किया। अदरवाइज़ पहले 10-15 साल पहले ऐसा लॉ नहीं था। वहाँ पर इसी वजह से जो लोग बड़े ही फॉल्स एविडेंस, बिना किसी डर के फॉल्स एविडेंस कोर्ट में टेंडर कर देते थे, क्योंकि सब्सिक्वेंटली उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता था बिकॉज ऑफ द प्रोविज़न ऑफ 195 CRPC, क्योंकि कोर्ट कोई कंप्लेंट्स दाखिल नहीं करते थे और ऐसे लोग बड़े आसानी से जो फॉल्स एविडेंस को टेंडर करके बच जाते थे। तो इसी वजह से प्रेसिडेंटरी लॉ आया कि if the evidence is fabricated out of the court and then a private person is also having a right to file a complaint, and then the provision of 195 CRPC is not applicable in that circumstances। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दी सिचुएशन कि अगर एविडेंस को आउट ऑफ द कोर्ट फैब्रिकेट किया गया है तो ऐसी सिचुएशन में फिर 195 CRPC के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते और ऐसे केस में FIR भी दर्ज हो सकती है और प्राइवेट कंप्लेनेंट भी अपना केस चला सकता है। तो मैंने इस बारे में आपको बताया और आप भी इस बारे में अच्छे से पढ़ के, और ये सेक्शन बहुत ही यूज़फुल है, इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आगे 198 सेक्शन आता है जो कि कॉग्निजेंस के बारे में बताता है उन केसों में जो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हैं। इनमें भी कंप्लेंट के द्वारा ही कॉग्निजेंस लिया जाता है। जैसे 198 में बताया गया है कि उनमें कंप्लेनेंट या तो वाइफ होंगी, एग्रीव्ड पर्सन ही उनमें कंप्लेंट कर सकता है। ऐसे केसेस में फिर पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता। सिमिलरली वो एक 199 सेक्शन है, वो डेफामेशन के बारे में बताया। डेफामेशन के सेक्शंस में कॉग्निजेंस के बारे में उसमें बताया गया है। उनमें भी एग्रीव्ड पर्सन्स और द पर्सन रिलेटेड टू द एग्रीव्ड पर्सन्स इज द कॉम्पिटेंट पर्सन टू फाइल ए कंप्लेंट। उनमें भी FIR का कोई प्रोविज़न नहीं है। उन केसेस में कंप्लेंट केस में ही कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है। इन सभी सेक्शंस में कॉग्निजेंस की एक प्रक्रिया बताई गई है कि क्या कैसे उनमें कंप्लेंट होगी, कौन कॉम्पिटेंट पर्सन होगा हु कैन फाइल द कंप्लेंट इन द कोर्ट। ये सभी चीज़ें बताई गई हैं जो एक क्रिमिनल प्रैक्टिशनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये काफ़ी टेक्निकल और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सभी क्रिमिनल प्रैक्टिशनर्स के लिए, मैं समझता हूँ। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं CRPC की नई कॉम्प्लिकेशन के साथ और नए चैप्टर के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।